So hello everybody, welcome to my channel, myself Akshada, and today we are going to start a new chapter that is cell cycle and cell division, जिसके अंदर हम माइटोसिस पूरी तरह से डिस्कस कर रहे होंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सिर्फ प्रोसेस और फेजेस समझने की जरूरत है, बाकी सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा। इस चैप्टर से आप इजीली सारे क्वेश्चंस निकाल लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। तो सबसे पहले समझते हैं ये सेल साइकिल होती कैसे और सेल डिवीजन होता कैसे है। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में वो सारे सिंगल सेल से बने हुए हैं। एक सेल डिवाइड होता है गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल, 2 4 को 4, 8 को 8, 16 को 16, 32 को। तो इस तरीके से सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू और डिवाइड होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन और डिवाइड होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म खड़ा हो जाता है। तो फ्रॉम अ सिंगल सेल अ होल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग सेल क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते जाते और एक स्टेज के बाद जब उनकी ग्रोथ पूरी तरीके से हो जाती है वो डिवाइड हो जाते हैं गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल्स और नए सेल्स को वो अराइज कर देते हैं बाय रिप्रोडक्शन। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, इंडीड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑब्वियसली, बिकॉज अगर सेल डिवाइड होगा ही नहीं तो नए सेल अराइज होंगे ही नहीं। तो इसलिए सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जिस टाइम पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस टाइम पर भी सेल की ग्रोथ कंटिन्यूअसली हो रही होती है, रुकती नहीं है। कंटिन्यूअसली सेल ग्रोथ होते रहता है अनटिल एंड अनलेस सेल डिवाइड होना चालू नहीं हो जाता, वो डिवाइड नहीं हो जाते 2 सेल्स के अंदर। सो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ लेट्स डिस्कस कि सेल साइकिल में क्या क्या इवेंट्स आते हैं और कैसे होता है। तो रफली अगर देखें तो सेल साइकिल में सबसे पहले आता है सेल ग्रोथ, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद आता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को हम रफली यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज डीएनए ड्यूप्लीकेशन, मतलब एग्जैक्ट कॉपी। जैसे आप लोग मेरे नोट्स के प्रिंट आउट निकालते हो, दैट इज नथिंग बट अ रेप्लिकेशन। आप एग्जैक्ट कॉपी निकालते हो, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट अ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब समझ लो ये सेल है और ये जेनेटिक मटेरियल है। तो हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होती है, जो भी प्रोटीन्स बनते हैं, वो सारे इस जेनेटिक मटेरियल का ऑर्डर मानते हैं। विदाउट डीएनए अ सेल कैन नॉट सर्वाइव। अब जब सेल डिवीजन होता है तब 2 डॉटर सेल अराइज होते हैं, तो यहाँ पर दोनों डॉटर सेल्स के अंदर एग्जैक्ट कॉपी लगेगी ऑफ जेनेटिक मटेरियल सेम विच इज प्रेजेंट इन पेरेंटल सेल एज इट इज, वही सेम डॉटर सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होगी। सो दिस वॉज अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। और फिर फाइनल होता है सेल डिवीजन, जिसके अंदर फाइनली पेरेंटल सेल डिवाइड होता है इंटू 2 डॉटर सेल। ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होती है, एक में ही पूरे जेनेटिक मटेरियल चले गए तो एक में कुछ भी नहीं रहेगा और वो सेल मर जाएगा। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, ताकि करेक्ट डिवीजन हो और जो आने वाली प्रोजेनी है यानी आने वाली जो जनरेशन है उसमें इंटैक्ट जीनोम जाए, यानी सेम जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन पेरेंटल सेल दैट नीड टू बी ट्रांसफर इन द डॉटर सेल्स एज वेल एज इट इज सेम। सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स in which a cell duplicates its genome। मतलब ये एक ऐसा सिक्वेंशियल प्रोसेस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ड्यूप्लीकेट होता है along with the synthesis of other constituents of the cell। मतलब उसके साथ साथ जो ऑर्गेनेल्स वगैरह लगते हैं सेल के अंदर, जैसे प्रोटीन्स हो गया, ऑर्गेनेल्स हो गया, उनके सिंथेसिस के साथ साथ डिवाइड होता है एंड फाइनली डिवाइडिंग इट इनटू द 2 डॉटर सेल्स। और फाइनली फिर ये सेल 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, उसके साथ साथ दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स जैसे कि प्रोटीन, ऑर्गेनेल्स अकॉर्डिंग टू द सेल जो भी जरूरत है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी सेल को जरूरत है उसके हिसाब से यहाँ पर अदर कंस्टिट्यूएंट्स सिंथेसिस होते हैं और फाइनली डिवाइडिंग इट इनटू द 2 डॉटर सेल्स। और फाइनली यहाँ पर सेल डिवीजन होता है विच गिव्स राइज टू द 2 डॉटर सेल्स। So although as we discussed cell growth is a continuous process in terms of cytoplasmic increase, मतलब यहाँ पर सेल ग्रोथ ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्म इंक्रीज होते जाता है, कंटिन्यूसली ग्रोथ यहाँ पर होती जाती है। एंड ऑल द इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और जितने भी यहाँ पर सेल साइकिल हो रहे हैं ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में हैं। नाउ द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सो ह्यूमन सेल इज टेकन एज अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। सो जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन सेल कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है दैट डिवाइड्स इन एवरी 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये एक ऐसा सेल है जो कि 24 आवर्स के अंदर डिवाइड होता है। जो इसकी सेल साइकिल का टाइमिंग है वो 24 आवर्स है।
तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल कितना होता है, तो याद रखना 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन में वेरी फ्रॉम सेल टू सेल एंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट टेक्स 90 मिनट्स टू डिवाइड। जैसे कि ह्यूमन सेल 24 आवर्स लेता है टू कंप्लीट इट्स साइकिल एंड डिवाइड इट इनटू 2 सेल्स, वैसे ही यीस्ट सिर्फ 90 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है और इसका सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है 90 मिनट्स के अंदर। इसीलिए अगर आप रात में दूध रख लेते हो, सुबह तक आराम से पूरा दही जम जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यीस्ट का जो सेल डिवीजन का ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, सिर्फ 90 मिनट्स है। मतलब हर 90 मिनट्स में पेरेंट्रल सेल विल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल। वो 2 जो है वो दूसरे 90 मिनट्स में 4 को देंगे, 4 8 को देंगे, 8 अगले 90 मिनट्स में 16 को देंगे। तो ये पूरी सेल प्रोसेस 90 मिनट्स की है और ये सुबह तक आसानी से इसीलिए दही जम जाता है। The cell cycle is divided into 2 basic phases, that is the interphase or resting phase, and another one is M phase or mitosis phase. Let's start with the interphase or a resting phase. So it is a phase between 2 mitotic phase. ये 2 mitotic phase के बीच का phase है, that is the resting phase. It takes more than 95% of time of cell cycle. मतलब interphase और resting phase ऐसा phase है जो कि 95% टाइम लेता है पूरे सेल साइकिल के अंदर और बचा कुचा 5% है, उसके अंदर सिर्फ सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक एक्टिविटी, माइटोटिक फेज होता है सिर्फ 5% में। बाकी 95% जो होता है वो सिर्फ रेस्टिंग फेज या फिर इंटरफेज ही होता है। ऑल्दो टर्म्ड एज रेस्टिंग फेज बट द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये रेस्टिंग फेज है, लेकिन यहाँ पर सेल खुद को तैयार कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है ताकि वो सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाए। देन नेक्स्ट है एम फेज और अ माइटोटिक फेज। ये एक एक्चुअल फेज है जहां पर सेल डिवीजन होता है। ये स्टार्ट होता है विद अ न्यूक्लियर डिवीजन जिसके अंदर डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, और खत्म होता है विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर ये हार्डली 5% टाइम लेता है ऑफ सेल साइकिल। एज वी डिस्कस अ टिपिकल ह्यूमन सेल जिसके अंदर 95% रेस्टिंग फेज या फिर इंटरफेस हो रहा है और 5% उसमें से सिर्फ 5% माइटोसिस फेज हो रहा है। मतलब 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली पूरे सेल साइकिल को लग रही है, उसमें से सिर्फ 1 घंटा सेल डिवीजन को लगेगा, बाकी पूरा टाइम वो रेस्टिंग फेज में रहेगा, इंटरफेज में रहेगा। सिर्फ 1 घंटा ही उसको सेल डिवीजन के लिए लग रहा है जहां पर वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। कैरियोकाइनेसिस जहाँ से माइटोसिस फेज चालू होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, दैट इज द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, और साइटोकाइनेसिस जहाँ पर माइटोसिस फेज खत्म होता है जिसके अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। नाउ द स्टेजेस ऑफ इंटरफेज और अ रेस्टिंग फेज, ये बेसिकली डिवाइडेड है इनटू G1 फेज, S फेज और अ सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज के अंदर। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं, स्टार्टिंग विद द G1 फेज। So it is an interval between the mitosis and initiation of DNA replication. As you can see, G1 phase जो है वो माइटोसिस और S फेज के बीच में है। S क्या है यहाँ पर? सिंथेसिस फेज, जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो G1 फेज माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज है। द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। तो G1 फेज में यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, ये एक्टिव होता है मेटाबॉलिकली, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता है, ना ये रेप्लिकेट होता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इसकी सेल ग्रोथ होती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल ग्रोथ होता है G1 फेज के अंदर, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। नाउ उसके बाद आता है S फेज और सिंथेसिस फेज। उसके नाम से ही समझ में आ रहा है सिंथेसिस फेज, जिसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होगा। दैट इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स बाय डीएनए रेप्लिकेशन एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होगा बाय डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो पर सेल डबल होते जाएगा। अब इस डबल को कैसे समझे हम? फॉर एग्जाम्पल 2C बिकम्स 4C। यहाँ पर 2C जो है वो डबल होकर 4C बन रहा है, बट देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है। व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज स्टडिंग, मुझे भी बड़ा कंफ्यूज होता था कि 2C 4C हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक चॉकलेट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 2C यानी यहाँ पर 2 डेयरी मिल्क 10 रुपए वाली चॉकलेट हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी सेम लेंथ है और सेम साइज है। ठीक है, दोनों भी C की, मतलब ये पहला वाला C, मतलब पहले वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट और दूसरा वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट यहाँ पर 10 रुपए वाली ली है हमने, और जिसकी लेंथ और साइज सब कुछ सेम है। यहाँ पर लेंथ हम कंसिडर करते हैं क्रोमोसोम नंबर को। ठीक है,
तो मतलब 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट ली, तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपने 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट मांगी तो एक की साइज आपको बड़ी मिली, बड़ी वाली चॉकलेट मिली, और दूसरे वाले चॉकलेट की साइज छोटी मिली। तो ऐसा तो नहीं होता है, सबकी सेम साइज होती है 10 रुपीज़ वाली जो भी चॉकलेट होती है डेयरी मिल्क की। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हम चॉकलेट को कंसिडर करते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2C यानी 2 डेयरी मिल्क की चॉकलेट यहाँ पर डबल हो गई, 4C हो गई। तो हमने जब 2 चॉकलेट को डबल किया, 4C बनाया, 4 चॉकलेट बनाई 2 चॉकलेट की, तो यहाँ पर जो लेंथ पहले थी वही लेंथ बाद में भी थी, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले थे वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाद में भी रहेगी, क्योंकि हमने इसको एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया, एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाई हमने इसकी। तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ अमाउंट ऑफ चॉकलेट जो है वो बढ़ जाएगी, 2 चॉकलेट की जगह 4 चॉकलेट बन जाएगी। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको इस चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2n ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिडर करते हैं लेंथ ऑफ चॉकलेट को, जो कि 2C जब थे तब है, तो यहाँ पर सिंथेसिस फेज के बाद जब डबल हो गए हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, डबल हो गए हैं, उसके बाद भी जो लेंथ रहेगी वो 2n ही रहेगी, दैट विल नॉट चेंज। देन G2 फेज ऐसा फेज है जिसके बाद फाइनली माइटोसिस फेज चालू होगी, सेल का प्रॉपर डिवीजन होना चालू होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर G2 फेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब बचा कुचा जो भी काम है वो ये करे, सेल को पूरी तरीके से रेडी करे ताकि वो 2 डॉटर सेल्स को अराइज करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीजें ये करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है फॉर माइटोसिस। तो माइटोसिस के लिए जो भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट लगती है वो G2 फेज में तैयार होता है, और यहाँ पर कंटिन्यूअसली सेल ग्रोथ होता है ताकि ये फाइनली 2 डॉटर सेल्स को अराइज कर सके। तो G2 फेज में एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है फॉर माइटोसिस, और दूसरा सेल ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता है। नाउ द अनदर स्टेज इज G0 स्टेज और क्विसेंट स्टेज। तो यहाँ पर होता क्या एग्जैक्टली, हम ये चीज ये वाले डायग्राम से समझते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में सेल्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेबाइल सेल, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स। लेबाइल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन में पार्ट लेते हैं, कंटिन्यूअसली सेल साइकिल के अंदर ही रहते हैं फ्रॉम वन माइटोसिस टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे बॉडी सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल स्किन लेयर, दैट इज द एपिडर्मिस लेयर, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्प्लिन। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, जो कि कंटिन्यूअसली सेल साइकिल में पार्ट लेते हैं। फिर दूसरे टाइप के सेल आते हैं स्टेबल सेल्स, जो कि G0 फेज से होते हुए आते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं हु लूज देयर एबिलिटी टू प्रोलिफरेट आफ्टर एडोलेसेंस। फॉर एग्जाम्पल लिवर किडनी, अगर लिवर किडनी या कोई और ऑर्गन के अंदर उसके सेल में डैमेज हो जाता है तो ये सेल्स तभी एक्टिव होंगे जब यहाँ पर डैमेज होगा, उसके अलावा ये नहीं होंगे, अदरवाइज वो हमेशा G0 फेज से ही होते हुए आएंगे। अगर वहां पर डैमेज है उसके बाद वो एक्टिव हो जाएंगे और वो माइटोसिस के अंदर पार्टिसिपेट लेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट। अगर वहां पर सब कुछ सही है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड फाइनली आते हैं परमानेंट सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बर्थ के बाद से ही प्रोलिफरेट होने की एबिलिटी खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन सेल्स, हार्ट सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपनी एबिलिटी खो देते हैं बाय बर्थ टू प्रोलिफरेट। अगर ये सेल्स मर गए तो गए, इट विल अंडरगो सेल डेथ। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में स्टेबल सेल्स और परमानेंट सेल्स एक ही स्टेज में बताया, दैट इज द G0 स्टेज और अ क्विसेंट स्टेज, जिसके अंदर बताया गया कि मेनी सेल्स इन अवर बॉडी डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन, जो कि परमानेंट सेल्स है। ठीक है, जो कि डिवीजन नहीं करते, एक बार के मर गए गए, वो विल अंडरगो सेल डेथ। फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स एंड हार्ट सेल्स। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि ओकेशनली ही पार्टिसिपेट करते हैं, तभी करते हैं जब इसकी जरूरत होती है इन केस ऑफ इंजरी और सेल डेथ। दीज सेल्स आर सेड टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड एज G0 और क्विसेंट स्टेज इंस्टेड ऑफ G1 फेज। तो ये ऐसे सेल्स है जो कि G0 फेज के अंदर रेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग पार्टिसिपेशन इन G1 फेज। इन एनिमल सेल्स माइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। तो एनिमल सेल्स के अंदर माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर ही ऑब्जर्व किया जाता है, वाइल इन प्लांट सेल्स माइटोसिस जो है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स दोनों के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। सो फाइनली चालू करते हैं हमारा मेन टॉपिक ऑफ सेल साइकिल, दैट इज द माइटोसिस फेज।
विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिविजन, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट्स में रहेंगे उतने ही डॉटर सेल्स में भी रहेंगे। बेसिकली माइटोसिस के अंदर सेल डिवीजन ही होता है, विच इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेट होता है और डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। इट इंक्लूड्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। Starting with the prophase, but before prophase, let's discuss these terminologies. पहला है क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? These are two thread-like structure जो कि जुड़कर एक क्रोमोसोम बनाते हैं, मतलब 2 क्रोमैटिड्स मिलकर एक क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। देन क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज अ नेटवर्क जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट और थिक हो जाते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। दिस इज नोन एज क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिन। देन सेंट्रोसोम समझते हैं पहले। तो सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि न्यूक्लियस के पास दिखाई देता है, ठीक है, जो कि डिवाइड होता है इनटू 2 सेंट्रियोल्स और वहां से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। देन सेंट्रियोल, सो एज वी डिस्कस्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम विच डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, इज नोन एज सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स को अराइज करते हैं फ्रॉम इटसेल्फ। देन क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज अ जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन सेंट्रोमेयर, सो इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच करने में हेल्प करता है, कौन? सेंट्रोमेयर। देन स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से अराइज होती है, सेंट्रियोल से डेवलप होती है, उसे हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। एंड देन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो हो गया ये डिस्कस, ठीक है। सो ये मेरा टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने का यही रीजन था कि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो जब मैं समझाऊँ अभी आगे, क्योंकि यही सारे टर्म्स का यूज होगा। तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। फाइनली चालू करते हैं प्रोफेस। बहुत ईजी है ये। मेरा इतना लिखने का रीज़न बस यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी आपको जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने डायग्राम के नीचे ही हाईलाइट करके लिख दिया। जब आप क्विक रिविजन भी करोगे, सिर्फ यही पॉइंट्स भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। और मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि आपको हर एक स्टेप, हर एक प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आए। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस जो कि G2 फेज के बाद चालू होता है। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले कंडेंसेशन होगा ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंगल्ड होगा, जिसकी वजह से ये शॉर्ट एंड थिक हो जाएंगे ड्यूरिंग क्रोमैटिन कंडेंसेशन, ठीक है। अब सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब सेंट्रियोल्स कहाँ से फॉर्म हुए? सेंट्रोसोम से फॉर्म हुए। एज यू कैन सी यहाँ पर सेंट्रोसोम मूव होना चालू हो रहा है, डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में जो कि सेंट्रियोल को अराइज करेंगे। अब सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर। यहाँ पर हमने सेंट्रोमेयर को भी डिस्कस किया कि सेंट्रोमेयर इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच करने में मदद करता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स से मिलकर बना हुआ है जो कि अटैच है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली जब सेंट्रियोल्स मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ये आपस में अराइज होना चालू कर देंगे, अटैच होना चालू कर देंगे, ठीक है। एंड एट द एंड आखिरी स्टेज में क्या होगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवलप ये कंप्लीटली डिसअपियर होना चालू हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम अच्छे से। सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस है। देन इट इज द अर्ली प्रोफेस। देन प्रोफेस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि डिवाइड हो जाता है इनटू द 2 पार्ट्स और गिविंग राइज टू द सेंट्रियोल्स, जहां से स्पिंडल फाइबर अराइज होता है जो कि अपोजिट पोल में जाकर स्पिंडल फाइबर्स को अराइज करता है। यहाँ पर धीरे धीरे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हो जाता है इन प्रोफेस। दिस इज सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर का काम करता है, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करने में मदद करता है, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलकर एक क्रोमोसोम बनाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है लेट प्रोफेस जिसके अंदर सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ पहुंचने लगते हैं जहां से स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो गए, ठीक है।
तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है जिसकी वजह से ये शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स। अब प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि हर एक क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बने हुए जो कि अटैच है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर। यहाँ पर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हो जाते हैं। लेट प्रोफेज में क्या होता है कि सेंट्रोजोम जो कि पेयर ऑफ सेंट्रियोल है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द अपोजिट पोल फॉर्मिंग अ स्पिंडल बिटवीन देम। यहाँ पर ऑर्गेनेल्स भी डिसअपियर होने लगते हैं कंप्लीटली। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोफेज। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज। मेटा मतलब मिडिल और फेज मतलब स्टेज। ये एक ऐसा फेज है जो कि मिडिल में आता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। मेटाफेज के अंदर यहाँ पर इनका नामो निशान नहीं होता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। ये ऐसी स्टेज है जहां पर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम बहुत आसानी से स्टडी किया जा सकता है अंडर द माइक्रोस्कोप। यहाँ पर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच टू ईच अदर बाय सेंट्रोमेयर। ये चीज आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए। सेंट्रोमेयर क्या है, सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रियोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इतनी बार डिस्कस किया, सेंट्रोमेयर क्या है कि यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर। A small disc-shaped structure at the surface of the centromere are called as kinetochores. Just have a look in this diagram. These are two sister chromatids which are attached to each other with the help of centromere. This black one is centromere जिसकी मदद से यहाँ पर दोनों chromatids, दोनों sister chromatids एक दूसरे से attached हैं, ठीक है। एंड दिस ऑरेंज वन विच इज प्रेजेंट ऑन विच इज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है ऑफ द सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। अब यहाँ पे काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है? दीज स्ट्रक्चर सर्व एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम्स। ये काइनेटोकोर ये साइट ऑफ अटैचमेंट है टू द स्पिंडल फाइबर। यहाँ से एज यू कैन सी ये येलो जो निकल रहा है ये स्पिंडल फाइबर है जो कि अटैच होता है टू द काइनेटोकोर that are moved into position at the center of the cell, जो कि क्रोमोसोम्स को सेंटर में लाते हैं, ठीक है, of the cell. The chromosome gets arranged along the equator of the spindle with each chromatid connected by its kinetochore. तो एक बार का जब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है to the kinetochore which is present on the surface of the centromere which is a disc shaped, तो यहाँ पर as you can see in this diagram ये एक इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं of the cell. Due to the attachment of the spindle fiber and kinetochore, they get arranged over the equator of the cell. The plane of alignment of the chromosomes at metaphase is known as metaphase plate. मतलब जब ये सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, एक प्लेन में अलाइन हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या याद रखने हैं आपको कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच होता है टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द अपोजिट पोल्स एंड क्रोमोसोम आर मूव्ड टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलॉन्ग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ द पोल्स। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे इन मेटाफेज। दूसरा पॉइंट कि स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच होता है टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम और इनके अटैचमेंट की वजह से ये स्पिंडल इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे एंड दैट इज नोन एज द मेटाफेज प्लेट टू द स्पिंडल फाइबर। द नेक्स्ट इज एनाफेज। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज जिसके अंदर द सेंट्रोमेयर ब्रेक्स। यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर है जिसकी मदद से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड हो रहे थे, ये सेंट्रोमेयर ब्रेक हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट सिस्टर क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड। और यहाँ पर क्या होता है जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होना चालू हो जाते हैं एक दूसरे से, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। स्पिंडल फाइबर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से दूर खींचते हैं। That is the daughter chromosomes get pulled or moved towards the opposite poles. यहाँ पर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डॉटर क्रोमोसोम या सेपरेटेड क्रोमैटिड्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी एनाफेज। एनाफेज में 2-3 पॉइंट्स है कि ये शॉर्टेस्ट फेज है। यहाँ पर सेंट्रोमेयर ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से दूर लेके जाता है, अपोजिट पोल की तरफ लेके जाता है, ठीक है। नाउ द लास्ट फेज इज टेलोफेज। सो दिस इज द फाइनल स्टेज जिसके अंदर डॉटर क्रोमोसोम्स रीच टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ईच पोल रिसीव अ सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर फाइनल स्टेज है ये जिसके अंदर डॉटर क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पर पहुंच चुकी है, जिसके अंदर दोनों भी सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। क्रोमोसोम्स अंडरगो अनकॉइलिंग टू फॉर्म लॉन्ग थिन क्रोमैटिन नेटवर्क और मटेरियल एट 2 पोल्स। अब पहले ये क्या हुआ था? क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन के अंडर में गए थे जिसकी वजह से ये शॉर्ट एंड थिक हो गए थे।
But in telophase, these chromosomes will undergo uncoiling to form a long thin chromatin material or a network, दोनों भी poles पर, ठीक है. Their identity is lost as a direct elements. अब due to uncoiling इनकी identity lost हो चुकी है of a direct element. Nuclear envelope assembles around the chromosome cluster. So as you can see in the diagram, यहाँ पर nuclear envelope भी फिर से reappear होना चालू हो रहा है. Nucleus Golgi complex and endoplasmic reticulum फिर से reappear होना चालू हो जाते हैं by the end of telophase. सो टीलोफेज के अंदर क्या क्या होता है? इट इज अ फाइनल स्टेज जिसके अंदर डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं, जिनके पास सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. दिस क्रोमोसोम विल अंडरगो अनकॉइलिंग, जिसकी वजह से ये लॉन्ग थिन क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म करेगी, जिसकी वजह से ये अपनी आइडेंटिटी खो देगी ऑफ अ डायरेक्ट एलिमेंट. यहाँ पर बाय द एंड ऑफ टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप और बाकी के जो भी ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रीअपियर होना चालू हो जाएंगे. मतलब बाय द एंड ऑफ टीलोफेज कंप्लीट न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा और कंप्लीट न्यू डॉटर सेल्स अराइज हो जाएंगे फ्रॉम द पेरेंट्रल सेल. So the cytokinesis is the process in which cell itself divided into two daughter cells by a separate process. Division of cytoplasm takes place after the division of nucleus. So as we saw कि सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ in the telophase finally, और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पर इन साइटोकाइनेसिस होगा. So in animal cell, cytokinesis takes place by the formation of cleavage furrow, while in plant cell, cytokinesis takes place by the formation of cell plate. In some organism, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. मतलब कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन विच इज नॉट फॉलोड बाय दी साइटोकाइनेसिस, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय दी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर डिवीजन होते जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ इट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन विल अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिनकाइटिज्म. मतलब यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी, वहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा ही नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही होते जाएगा कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाएगी विच विल फॉर्म अ सिनकाइटिज्म. एग्जाम्पल है इसका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर सेल खुद से ही डिवाइड होना चालू हो जाता है इनटू द टू डॉटर सेल. यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ही होता है. एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज फ्यूरो, एंड इन प्लांट सेल होता है विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पर अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ऑफ सिनकाइटिज्म. एग्जाम्पल है इसका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस विच इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. यहाँ पर माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला गया? क्योंकि जितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में प्रेजेंट है, पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है, उतने ही डॉटर सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहेंगे. एग्जैक्ट कॉपी रहेंगे पेरेंट्स के, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है. द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस. और जो ग्रोथ होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का, वो माइटोसिस की वजह से ही होता है. अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि ये मैटर करता है माइटोसिस की एक्टिविटी के लिए, जैसे कि है जेनेटिक स्टेबिलिटी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, रिपेयर एंड ग्रोथ. तो जेनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, जो मैंने अभी अभी समझाई आपको कि ये इक्वेशनल डिवीजन है. इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि इट इज यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन फॉर ऑल द सेल्स इन द बॉडी. मतलब ये कि जो पेरेंट में रहेंगे वही जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर होगे, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर होते जाएंगे. तो हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी सेल्स है, सोमैटिक सेल्स है, वो सारे माइटोटिक डिवीजन ही शो करते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो. हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है, ये सारे सेल्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करके चलते हैं कॉन्स्टेंटली. This ratio of all cells is maintained constant and cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. तो ये लाइन क्या बोल रही है कि अगर सेल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है इन फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो ऊपर नीचे हो सकता है. एक तो न्यूक्लियस छोटा पड़ जाएगा, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेशो पर असर पड़ सकता है. इस वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा असेंशियल है कि सेल को डिवाइड कर दिया जाए इनटू द टू डॉटर सेल, ताकि वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो मेंटेन्ड रहे, रिस्टोर्ड रहे. Therefore, it becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. Then third point है repair.
अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस के अंदर, क्या, सेल रिपेयर, जिसके अंदर कंटिन्यूअसली सेल रिपेयर होते जाते, द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होते जाते, कॉन्स्टेंटली रिपेयर होते जाते। हमारी जो बॉडी है वो आउटर जो स्किन आपको दिखाई दे रही है वो कंप्लीटली डेड स्किन, डेड सेल से कवर्ड है, डेड सेल से प्रोटेक्टेड है, और जो नीचे एपिडर्मिस में लेयर प्रेजेंट है वहां पर कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है सेल का, ताकि ये डेड लेयर शेड ऑफ हो सके और न्यू लेयर ऊपर आ सके। एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ। इन प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज जहां पर कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। द अपाइकल एंड द लैटरल कैम्बियम, यहाँ पर ये रिजल्ट करता है कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यहाँ पर अपाइकल एंड द लैटरल कैम्बियम के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ होते रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द माइटोसिस। आई होप आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट देकर पूरे नोट्स इजी से इजी वे में बनाने की कोशिश की विथ मैक्सिमम डायग्राम्स। अगर आपको सच में मेरे नोट्स और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे तो प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ डू like and subscribe my channel. This will motivate me a lot. Thank you so much. Have a great